अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्राइबर्स के सवालात और जवाबात। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं और चूँकि ये ऐसे सवालात नहीं हैं जिनका एक दो लफ्ज़ में या एक आध जुमले में जवाब दिया जा सके, इसलिए मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाता होता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि मैं ना लॉयर हूँ, ना कंसल्टेंट हूँ और ना ही मेरी किसी भी बात को आप एज ए लीगल एडवाइस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने लीगल एडवाइस लेनी है तो इसके लिए अगर आप किसी भी आपको लॉयर से या प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, पिछली वीडियो के हवाले से मैं एक दो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में एक चीज़ बड़ी ही मेरे लिए हार्ट टचिंग थी कि अगर कोई बंदा यहाँ तक आता है, एयरपोर्ट पर आता है और फिर यहाँ से वापस लौटा दिया जाता है किसी भी वजह से, तो मैं उस पेन को जो कि उस शख्स को हुआ होगा उसको महसूस कर रहा था और शायद मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा आपने महसूस किया हो वो दर्द, जो कि उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि कोई भी शख्स जब यहाँ पर आता है तो उसको काफ़ी सारे लोग उसके जो अहलो अयाल हैं, ख़ानदान वाले हैं, वो छोड़ने आते हैं और वो बड़ी उनकी हाई होप्स होती हैं। तो एक बंदा जो यहाँ पर आया, आजकल वैसे भी पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं फाइनेंशियली, तो 5 लाख की तो खाली टिकट चल रही है आजकल, तो 5-6 लाख खाली टिकट पे लगा के आया। फिर अपनी उम्मीदें, एक तो वो नुकसान हो गया और यहाँ पे आके पानी भी नहीं पिया उसने कनाडा का और उसको वापस कर दिया जाए, तो पहली तो ये बड़ी ही दिल दहला देने वाली बात है। और दूसरा, चूँकि हम लोगों पर फैमिली का बहुत प्रेशर होता है तो बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार मैं अब अपनी फैमिली को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब यहाँ से कोई किसी बंदे को वापस भेजा जाता है तो पीछे आने वाले लोगों के लिए भी रास्ते में बड़ी मुश्किलात बन जाती हैं। यानी कि उससे अब जब एक शक का लेवल क्रिएट हो गया है या शक का आंसर क्रिएट हो गया है, तो अब अगले आने वालों को भी उसी तरह ही स्क्रूटनाइज किया जाएगा, क्योंकि पिछला बंदा अगर अपने आप को साबित नहीं कर सका कि उसकी इंटेंशंस क्या थी, तो वो उससे जो पीछे वाले लोग होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ट टचिंग था और मेरे लिए आप ये समझ लें कि मैं थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और मैं भी शायद उसमें थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर भी आ गया हो। तो सबसे पहला जो सवाल आया है कि क्या कोई मैं अपने बेटे का और अपना जो है वो जॉइंट अकाउंट के साथ अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दोनों हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। क्या आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके काज को सपोर्ट करती हैं, इतनी हैं कि 2 बंदे जो हैं उस पर ट्रैवल कर सकते हैं? उसके हिसाब से होना चाहिए कम से कम फिर आपके पास 25 से 30 हज़ार कैनेडियन डॉलर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर एक बंदा आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो उसका दूसरे का फिर स्पॉन्सर लेटर लगता होता है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है जी कि मेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर वैसे यूट्यूब पे दिया हुआ है और ऑलरेडी उसके साथ अटैच है। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कहते हैं जी शायद कैलगरी में हैं तो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम जी। नंबर मैंने दिया हुआ है, फिर बताता हूँ 1825454022। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैश में लाएं, पाकिस्तानी रुपीज़ में लाएं या डॉलर्स में लाएं? बेहतर है जी कैनेडियन डॉलर्स में लाएं, पाकिस्तानी रुपीज़ को कहाँ कन्वर्ट कराते फिरेंगे। या आप कैनेडियन डॉलर्स में लाएं या अमेरिकन डॉलर्स में लाएं तो वही बेहतर है, कैरी करने में भी आसानी होगी, कन्वर्जन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यूएस डॉलर लाएं तब भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं है, कैनेडियन डॉलर्स लाएं तब भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी डॉलर्स को कन्वर्जन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। और फिर इतनी लंबी चौड़ी कैश, आप खुद पता है कि 5,000 डॉलर हों तो वो कितनी बड़ी रकम बन जाती है, उसको कैसे कैरी करेंगे, मसला बनेगा आपके लिए। तो बेहतर है कि कैनेडियन डॉलर्स लाएं या अमेरिकन डॉलर्स। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहा, काफ़ी सारे सवालात आए इस हवाले से कि जी 15 दिन का ट्रिप है तो क्या करेंगे? 15 दिन की वो एंट्री देते हैं, 15 दिन शायद 15 दिन का वीज़ा अप्लाई होता है। 2-3 सवाल थे तो मैंने वो कंबाइन कर रहा हूँ, एक ही सवाल बना रहा हूँ। एक सवाल ये था कि
ऐसा क्या जवाब दें कि वो 15 दिन से ज़्यादा एंट्री दें? ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि इसलिए मैं कहता हूँ, बंदे ने क्वेश्चन किया कि इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, 15 दिन वाला वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। और तीसरा सवाल ये उससे मिलता जुलता था कि क्या ऐसा करें कि भाई 15 दिन से एक्सटेंड हो जाए वीज़ा। तो बात ये है जी कि कनाडा वीज़ा ऑफिसर को क्या कहें कि वो एक्सटेंशन कर दे। पहली बात ये है कि जी कनाडा मल्टीपल वीज़ा देता है। 15 दिन का वीज़ा होता ही नहीं है। वीज़ा 5 साल का होता है या 10 साल का होता है और मल्टीपल एंट्री होता है, और एक एंट्री पे 6 महीने तक वीज़ा ऑफिसर आपको देता होता है नॉर्मली। अब हुआ क्या है, ये नहीं है कि आपने 15 दिन का अप्लाई करेंगे तो आपको 15 दिन का मिलेगा। आप 15 दिन का भी अप्लाई करें, मिलेगा आपको 6 महीने का ही। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलेगा, आप 15 दिन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का मिलेगा, और एक वक्त में 6 महीने की एंट्री मिलती है। दूसरी बात यह है कि आप वीज़ा ऑफिसर को क्या बताएं, आप कितने दिन रुकना चाहिए आपको। जनाब, वीज़ा आपको मिलता ही तब है जब आप प्लान देते हैं। आप प्लान देते हैं, 15 दिन का प्लान देते हैं तो आपको तब वीज़ा मिलता है, या 10 दिन का दिया, 12, जितने भी दिन का आपने प्लान दिया है। बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं, जो आपने प्लान दिया है उसको उसी को ही बताएं। आपने 15 दिन का प्लान दिया तो 15 दिन ही बताएंगे ना आप। ये नहीं होता कि 15 दिन आपने बताया है तो वो 15 दिन का आपको एंट्री देगा। ये इस पॉइंट को, ये बारीक नुकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। वो कब देते हैं 15 दिन, ये रेयर केसेस में होता है। अभी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है काम कि 15 दिन के उन्होंने काफी दिए हैं, या 10 दिन या 12 दिन के या 20 दिन के उन्होंने दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? इस वजह से दिए हैं कि उनको शक पड़ा है। उनको शक पड़ा है कि यार ये जो फाइल है इसको गलती से वीजा मिल गया। उनको ये शक पड़ा है, ये बंदा जितने इसने अपने रिसोर्सेज शो किए हुए थे, ये उतने रिसोर्सेज वाला नहीं है। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास फाइनेंशियल टाइज नहीं है, इसके पास यहां पे आएगा तो ये वापस नहीं जाएगा, इंटेंशन नहीं है। वो जब एक दो सवाल करते हैं, नॉर्मल सवाल करते हैं, उससे जब अगला बंदा बौखला जाता है और ऐसे जवाबात देता है जिससे और उनको शक पड़ता है, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये कोई मसला है, ये बंदा 6 महीने रह गया तो ये पता नहीं जाएगा ही नहीं। वो 6 महीने का फिर तब जो है, पहले ये वो कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून हुआ करता था, लेकिन ये पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं जिसमें उन्होंने प्रोबिंग की है। और उसके बाद उन्होंने जब ये महसूस किया है कि यार ये बंदा कोई इधर उधर होगा, ये इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उसमें उन्होंने वीजास को लिमिट किया है। अदरवाइज कानूनी तौर पे या असूली तौर पे वो 6 महीने का देते होते हैं। हां, जहां पे उनको ये लगे, फिर बता रहा हूं, जहां पे उनको ये लगे कि ये बंदे की इंटेंशन ठीक नहीं है, वीजा ऑफिसर से कहीं गलती होगी है, पहले जब वो वीजा उन्होंने दिया उस टाइम उससे गलती होगी है, फिर वो आप पे 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं, वहीं से वापस भेज सकते हैं आपको एंट्री ना दे कि यार नहीं, ये बंदा कंप्लाई नहीं कर रहा, ये लग ही नहीं रहा कि जो इसने बताई थी वीजा लेते हुए, इसने बताया था कि मैं टूर करूंगा और घूमू फिरूंगा, और अब ये इसकी इंटेंशन कुछ और है, पता नहीं जॉब देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, जो भी। अच्छा, वो वहां से आपको वापस भेज सकते हैं, ये पहला काम कर सकते हैं वो। दूसरा काम ये कर सकते हैं आपके साथ कि आपको लिमिटेड जितने दिनों का आपने वीजा प्लान बनाया हुआ था उसकी आपको एंट्री दे सकते हैं। 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, वो एक हो सकती है उसमें। और तीसरा ये हो सकता है कि वो आपको माफी दे दें और 6 महीने की पूरी एंट्री दे दें। वो 0 से 6 महीने तक की आपको एंट्री देते हैं। पहले पूरी 6 महीने की हर बंदे को देते थे, लेकिन अब चूंकि कुछ मशकूक, उनकी नजर में कुछ लोग मशकूक आए हैं, और जिनको जब उन्होंने कुरेदा है, खंगाला है, तो वो उनकी इंटेंशंस उनको वाजिया नहीं लगी, उस हिसाब से नहीं लगी जो उन्होंने विजिट वीजा में बताई थी, तो इस वजह से उन्होंने उसको थोड़ा लिमिट किया है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के। आपका चैनल अच्छा है, यूजफुल है, सिंपल है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कोशिश करता हूँ किस मेथड इस्तेमाल करूँ, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, बस इसी तरीके से है। क्या एप्लीकेशन जो है, जो IRCC के पोर्टल है, उस पर 2 लोगों की एक ही IRCC की वो बनाई जा सकती है, तो एक ही बना दें, कोई मसला नहीं है। वो एक में भी हो सकता है, मिसेस हैं शायद और फैमिली है, तो आप बना सकती हैं। उनको एक ओनर है और एक मैनेजर है, उसका कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, एक और दोस्त ने कहा जी कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है 179 भी, आपने बिल्कुल सही कहा था जी, बिल्कुल हो रहे हैं वीज़ा रिफ्यूज़, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप
रोज़ाना काफ़ी यानी कि पहले तो वो जिस तरह वो किलोओं के हिसाब से वो लग रहे थे, वो जो लोग कहते थे, लेकिन अब रिजेक्शन रेट बहुत हाई है इस टाइम। विच प्रोविंसेस बेटर बेटर, सारे प्रोविंसेस अच्छे हैं जी, और जहाँ आ जाएं सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जॉब सर्च करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता लगे कि अगर आपकी जॉब आपको अटलांटिक में मिल सकती है तो अटलांटिक में। इसीलिए मैंने वो जॉब बैंक वाली वीडियो बनाई थी, कम से कम उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी जो रिलेटेड जॉब है वो कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आए। अच्छा, एयरपोर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से क्वेश्चन है जी, तो मैंने वो पूरी वीडियो बनाई हुई है, काइंडली उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका भी शेयर कर दूंगा इधर। अच्छा 12 से 15 दिन के बजाय अगर 6 मंथ मल्टीपल लगना चाहिए जी, 6 मंथ का ही लगता होता था, लेकिन अपनों की गलतियों की वजह से अब उन्होंने थोड़ा सा ना वो कॉन्शियस हुए हैं और थोड़ा सा वो लिमिट कर रहे हैं अब इमिग्रेशन ऑफिसर को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो जी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। अपनी एप्लीकेशन तैयार करके आए जी, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है वही बताना है आपने, जो जगह बताई हुई है लिखी हुई है वो बतानी है, आसान तरीन काम है। इधर उधर करेंगे, वो सवाल गंदम होगा जवाब चना होगा, तो फिर तो वो मशकूक होंगे ही ना। एक और दोस्त ने पूछा जी कि उनकी बैंक स्टेटमेंट, अगर यूट्यूब की अर्निंग्स है जनाब, यूट्यूब की अर्निंग तो बड़ी अच्छी अर्निंग कंसिडर होती है, शर्त यह है कि वो इस काबिल हो कि 6-8 महीने बाद आप कनाडा का विजिट कर सकते हो। यूट्यूब की अर्निंग को तो बड़ा अच्छा मानते हैं, बल्कि पिछले मैं कुछ अर्से में देख रहा था कि कुछ यूट्यूबर्स इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए बुलवाए थे, उनको एयर टिकट भी दिया हुआ था, इंडिया के 1-2 यूट्यूबर्स थे, टिकट भी दिया था, 5-7 दिन 10 दिन का स्टे भी दिया था, वीज़ा वगैरह भी दिया हुआ था उनको, ताकि उनकी प्रमोशन हो सके। वो टोरंटो वगैरह में आए थे और कुछ और एरियाज़ में भी वो उनको लेके गए थे। तो वो यूट्यूबर्स को बड़ा अच्छा रेट करते हैं। अगर आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस इतनी है, यानी कि यूट्यूब से इतनी अर्निंग है कि आप 6 महीने बाद आप कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी कि प्रोविंस ईजी कौन सा है, सारी प्रोविंसेस ईजी हैं जी, सब में ईजीली बंदा एडजस्ट हो सकता है। सऊदी अरेबिया पे विज़िट वीज़ा पे हैं और सऊदी अरेबिया से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया में हैं, फैमिली के साथ हैं, तो अपने मुल्क से ही करें जी। 15-20 दिन महीने का होगा, तो अगर 2 या 2.5 महीने तो आपको कहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो बेहतर यह अपने मुल्क से अप्लाई करें जी, अपने मुल्क के अलावा ना करें। जिस भी मुल्क से हैं, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान से अप्लाई करें। अच्छा जी, कहते हैं जी 20 लाख मेरे पास स्टेटमेंट है, और एक और दूसरे साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि 2000 दीनार हैं। मेरे ख्याल में 20 लाख थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी एडिशन इसमें कर लें, को 25 लाख तक पाकिस्तानी ले जाएं। 15,000 कैनेडी, 12 से 15,000 अगर रेगुलर ट्रांजैक्शन है तो उस पर वीज़ा मिल सकता है। इसी तरह 2000 दीनार मेरे ख्याल में ये थोड़े से कम हो जाएंगे, शायद 5000 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। 12 से 15,000 यानी कि 3500 दीनार कर लें, बहरीनी दीनार है शायद। अच्छा, एक और साहब ने बड़ा काफ़ी डिटेल मैसेज लिखा, कॉपर स्क्रैप का काम है अज़रबैजान, और काफ़ी मुल्कों की इनकी हिस्ट्री है, और टैक्स रिटर्न्स भी जमा कराई हुई हैं, और तो उसमें यही है कि आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं और आप ने हिस्ट्री भी बनाई हुई है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, और आपकी टैक्स रिटर्न्स भी हैं। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी, कहते हैं 1 लाख सैलरी है, 50,000 बचाएंगे तो 6 साल बाद तो उतने पैसे होंगे जितने आप बताते हैं। बात यह है जी कि 50,000 आपको अगर बच रहा है तो आज से बच रहा है, जब मैंने बताया तो तब से बचना शुरू हुआ, ये पहले से ही बचता आ रहा है। बात यह है कि पिछले 5 सालों की आपकी कमाई किधर है, 6 सालों की कमाई किधर है, को आज से तो नहीं बच रहा ना, तो बचता आ रहा होगा। अगर आज बचा तो पहले भी बचता रहा होगा, ये जॉब आपने आज स्टार्ट की है, तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास 1 लाख सैलरी है और 50,000 बच रहा है, तो थोड़ा टाइम लगा लें उस पर, कुछ आगे पीछे से पकड़ के तो बंदा निज़ाम कर लेता है और अपना बैंक स्टेटमेंट सीधी कर लेता है। अच्छा, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है जी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि ये अकाउंट आपका है, अदरवाइज तो कागज़ तो कहीं से भी कोई भी लगा सकता है। अच्छा, 6,000 कैनेडियन डॉलर कम है जी, 6,000 कैनेडियन डॉलर तो खाली टूर के लिए हैं, तो पीछे आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो है वो अगर बिल्कुल ही सारे पैसे 5-6 हज़ार डॉलर अगर साथ ही ले आएंगे, तो वो वीज़ा ऑफिसर यही कहेगा, सोच सकता है कि यार ये वापसी पर इसके पास कुछ होगा ही नहीं, तो पता नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा, यहाँ पे तो अच्छे खासे डॉलर्स हैं, तो बंदा फिर यहीं पे ही रह जाता होता है, तो वो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं। क्रेडेंशियल असेसमेंट्स के हवाले से एक दोस्त ने लिखा, मैसेज किया कि जी क्रेडेंशियल असेसमेंट का आपने डिटेल बनाए। ये बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है, लेकिन देखें
पाकिस्तान से जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपके अटेस्ट होती हैं चीज़ें, उसके बाद HEC से हायर एजुकेशन कमीशन है, वहाँ से चीज़ें अटेस्ट होती हैं, और उसके बाद आपकी चीज़ें अटेस्ट होती हैं, आपके सेस है या वेस है, और भी 2-3 बॉडीज़ हैं जो कि कनाडा के लिए वेरीफाई करती हैं। तो आप वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स भेज सकते हैं, वो आपको इक्विवेलेंसी दे देते हैं कि आपका जो डिग्री है वो कनाडा के एजुकेशन लेवल में कहाँ आती है। बाज़ औक़ात होता है, जैसा आज भी एक फीमेल है, उनका क्वेश्चन आया हुआ था कि जी मेरी ग्रेजुएशन थी, लेकिन ग्रेजुएशन ही हमारे वहाँ पे 2 साल की हुआ करती थी। अब उन्होंने 2 साल वाली की हुई थी जब, और ऊपर शायद मास्टर्स भी उनका भी शायद 2 साल का था, तो 4 साल की। अब उनका तो मास्टर्स लेवल है, पाकिस्तान में मास्टर्स लेवल है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रेजुएशन के बराबर है। तो इस तरह जो है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो उसको असेस करवा लेना चाहिए। उसके बाद एक दोस्त ने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है कि जी टोरंटो का बताएं, ऊबर का बताएं, और कितने पैसे कमा लेते हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर आपको बताता चलूँ कि टोरंटो में ऊबर पे अच्छे पैसे बनते हैं। ब्लैक पे 10,000 प्लस कैनेडियन डॉलर्स बचते हैं। एक्सपेंसेस आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अपने एक्सपेंसेस कितने हैं। कुछ लोगों के ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग के कम होते हैं। फैमिली के साथ अगर रहेंगे वहाँ पे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। ये मैं 10,000 प्लस बता रहा हूँ 12 घंटे काम करने के साथ। 12 घंटे काम करने के साथ अगर आपके पास ब्लैक है तो आप उससे भी शायद ऊपर जा सकते हैं, 10,000 क्रॉस कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल चलाते हैं, कम घंटे चलाते हैं, तो कम हो जाएंगे। फैमिली के साथ वहाँ पे एक्सपेंसेस हाई होते हैं, क्योंकि रेंट काफ़ी महंगा है टोरंटो में। और दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाते हैं, अगर अकेले रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, तो उसमें फिर आपके पैसे बचते हैं। पैसे टोरंटो में अच्छे कमाए जा सकते हैं। कैलगरी में अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो तकरीबन आपके 8,000 के लगभग पैसे बन जाते हैं। लेकिन फैमिली वाले लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। टैक्स रेशो कम है, रेंटल्स कम हैं, और रेंटल्स पे भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसकी कि कैलगरी में रेंट मार्केट या हाउसिंग मार्केट कैसी है। तो ये थी आज की वीडियो जनाब। कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट